Hello everyone, myself Dheeraj Kumar. In today's class, we are going to discuss some important topics like what is resources क्या है। तो चैप्टर चालू करने से पहले एक सवाल, क्या है सवाल? What if all the resources on the earth disappears tomorrow? क्या होगा अगर कल जितना भी रिसोर्सेस है अर्थ पे गायब हो जाए, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग सोचिए और कमेंट में लिख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास कैसे होता है। सबसे पहले रिसोर्सेस क्या होता है, यहाँ वर्ड आ रहा है ना रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस मीन संसाधन, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। वैसा चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को पूरी के तरीके से क्या फुलफिल कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसोर्सेज बोलेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग अराउंड अस दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब हमारे चारों बगल में जो भी चीज़ है, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन, ये हमारे नीड्स को अगर पूरा करे तो ये क्या है? एक रिसोर्स है। तो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू विच कैन सेटिस्फाई योर नीड्स इज कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। तो हम लोग संसाधन कहते हैं उसको। दिस इज द डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे है जैसे वाटर इज़ अ रिसोर्स एंड द फॉरेस्ट इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। मिनरल्स मीन्स खनिज, ये भी रिसोर्सेस है। पीपल, ये जो पीपल है ये भी रिसोर्सेज ही है, क्योंकि हम लोग इनका भी यूज़ करते हैं। बहुत आगे देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ होता है ह्यूमन एज रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ रिसोर्सेज, हम लोग तो डेफिनेशन देखें, इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, जिसको टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिकल, मतलब जिसको हर कोई क्या कर सके, खरीद सके, या जो सबके पास ईजिली अवेलेबल हो जाए कम अमाउंट। उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो समाज भाई सब उसको एक्सेप्ट कर सके। अब कोई सारा चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सब कहाँ से चलेगा? तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? रिसोर्सेज। तो अगर आप लोग से कोई शॉर्ट में डेफिनेशन पूछे तो आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो 1, 2 and 3। दिस 3 पॉइंट कैन कंसीडर व्हाट इज रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं? तो रिसोर्सेज के टाइप्स पहला आ जाता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपको प्रकृति के द्वारा दी जाती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन एज रिसोर्सेज, मानव एज अ रिसोर्स, कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, जो मानव निर्मित रिसोर्सेज है वो। तो ये 3 कैटेगराइज में आपके रिसोर्सेज को क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला याद रखिएगा, पहला आपका नेचुरल, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो पहला हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई साहब नेचुरल रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज का भी 2 टाइप्स है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? सिंपल भाषा में देख लीजिए, जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है रिसोर्सेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीज़ हम लोग को नेचर से प्राप्त होता है, द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसका हम लोग यूज़ करें भाई साहब, कंजप्शन के बाद क्या होगा, उसको रिटर्न वो वापस आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी का यूज़ हम लोग करें तो भाई साहब वो वापस आ सकता है, क्योंकि सनलाइट से हम लोग बना रहे हैं एनर्जी। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे और भी, जैसे एयर है, एयर हम लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे तो ऑक्सीजन ले रहे, तो ऑक्सीजन वापस आ सकता है। उसके बाद वाटर है, वाटर भी आपका क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर भी रिन्यू हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपका क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सिंपल भाषा में आप लोग याद रखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो रिन्यू हो सकता है, फिर से बन सकता है ईजिली, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड। वैसे रिसोर्सेज जो रिन्यूड नहीं हो सकते आफ्टर यूज़। जैसे हम लोग इसको एक बार यूज़ कर लिए तो क्या होगा? ये एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप लोग, कोल, पेट्रोलियम से जुड़े जितना भी प्रोडक्ट है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ अगर हम लोग एक बार यूज़ कर लिए तो क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा। और इसको बनने में भाई साहब मिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ ईयर लगता है। कोल या पेट्रोलियम को बनने में के लिए मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लगता है। इसीलिए ना अभी क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रहा है कि अभी आपका जो है बैटरी वाला गाड़ी निकाल रहा है बहुत सारा,
जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे लॉन्च कर दिया गया है, उसके बाद सीएनजी पे चलाया जा रहा है, मतलब ये सब का अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। क्योंकि भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है, एक बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वो खत्म हो जा रहा है, रिन्यू नहीं कर सकते। तो सिंपल भाषा में हम लोग देखें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड इज कंसिडर एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज and the another one non-renewable resource. The resources that cannot be renewed after use is called non-renewable resources. एग्जाम्पल पे आप लोग कोल पेट्रोलियम इसमें लिख सकते हो, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे सनलाइट से यूज़ कर रहे तो आप लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या तो एयर, वाटर, ये सब आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पहला आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, HYDRO, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाई साहब पानी से बनाना पड़ रहा है उसको। उसके बाद दूसरा है क्या आ जा रहा है आपका, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट के मदद से बनाया, जिसके लिए कोयला जलाना पड़ रहा है, तो ये करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जितना अमाउंट में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। मतलब जहाँ जहाँ अभी भी बहुत सारे आपको छोटे मोटे गांव मिल जाएंगे या कबीला कस्बा ऐसा मिलेगा जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा ही नहीं है। मेन बात वहाँ तक रोड तो पहुँचा ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन भी नहीं पहुँचा है। तो ऐसे जगह में भाई साहब हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। उसके बाद विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मीन्स जो यहाँ आपको दिख रहा होगा विंडमिल, जिससे हम लोग विंडमिल से क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे भाई साहब इस पर टरबाइन लगा हुआ, ये घूमेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। फॉरेस्ट अगर हम कम होते जा रहे हैं भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे तो बढ़ सकता है वो। उसके बाद आता है वाटर। तो ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं। दिस कैन बी रिकम्प्लीस्ड नेचुरली। ये क्या होता है, नेचुरली खुद ब खुद वापस नेचर में आ जाते हैं। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल में आपका पहले बताए थे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जुड़े सारे प्रोडक्ट्स वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर आता है आपका कोल, फिर आता है मिनरल्स। मिनरल मीन्स खनिज, खनिज में बहुत सारे होते हैं तो वो सब मिनरल्स भी। वंस एग्जिस्टेड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म्स अगेन। एक बार अगर ये ख़त्म हो गया तो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है भाई साहब इसको बनने में, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको बनने के लिए। अब पता नहीं, मानव का जीवन तो होता है, पहले तो होता था भाई साहब 100-150 मतलब 100-110 साल, अब का जीवन भाई साहब 60-80 तक जाते जाते इंसान टपक जाता है। तो इतना दिन कैसे वेट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, दैट्स द प्रॉब्लम। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल ये सब लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज या तो देन कैन नॉट बी रिन्यूड आफ्टर यूज़ और एग्जिस्टेड, मतलब जो ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एज एन एग्जांपल वी हैव टू राइट द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी का नीड्स तो पूरा हो जाए भाई साहब, अभी का जो नीड्स है वो भी पूरा हो जाए विदाउट फ्यूचर जनरेशन का कंप्रोमाइज़ किए हुए। मतलब हम लोग जो भी रिसोर्सेज, हम लोग रिसोर्सेज का ऐसे अच्छे तरीके से यूज़ करें कि हम लोग का अभी जो है नीड्स वो भी फुलफिल हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी बच जाए, ताकि आने वाला जनरेशन वो सब चीज़ों से वंचित ना रहे। तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट्स अ प्रैक्टिस या तो इट्स अ टेक्निक, आप लोग सिंपली बोल सकते हैं इट्स अ टेक्निक टू यूज़ बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से कैसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। यूज़ रिसोर्सेज वाइजली टुडे। अगर हम लोग रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से आज यूज़ कर सकते हैं ताकि भाई साहब हमारा आने वाला जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन क्या है, ये भी इसको यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है। तो आप लोगों को सिंपल भाषा में आपको लिखना है, इट्स अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन सी दैट हाउ कैन वी यूज़ अ रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन यूज़ इट। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखिए रिसोर्सेज क्या अभी बताया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो भाई साहब नीड्स तो है रिसोर्सेज का, अब रिसोर्सेज है तो उसका यूज़ तो हम लोग करेंगे, अब ऐसे तो बैठेंगे नहीं।
तो इसके लिए हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि भाई साहब कहाँ कहाँ रिसोर्सेस है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे बेटर तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। रिसोर्सेज का हम लोग सबसे पहले पहचान करते हैं कि रिसोर्सेज है कौन सा, ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, या तो इसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर्वे करते हैं कि किस किस जगह पे कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे मिनरल्स का एग्जांपल हम लोग लें तो अगर देखें तो भाई साहब मिनरल्स क्या होता है कि कोई जगह में मिनरल्स मिल रहा है, कोई जगह में नहीं मिलेगा। बहुत सारे है ना, जैसे इंडिया का मैप बना हुआ है यहाँ पे, तो बहुत सारी जगह में क्या होगा कि इस जगह में कुछ और मिनरल्स मिलेगा आपको, इस जगह में कुछ और मिनरल्स मिलेगा। तो सब जगह का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे किस किस जगह पे किस टाइप का रिसोर्सेस अवेलेबल है, और वो रिसोर्सेस रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद सर्वे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट। मीन्स रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे, तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, मैनुअल फॉर्म में नहीं होते। रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, हम लोग को डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि एक नदी बह रहा है, अभी हम लोग बताए ना वाटर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग को प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, टरबाइन को घूमना ज़रूरी है भाई साहब। तो पानी झरना से अगर गिर रहा है तो उसको हम लोग बढ़िया से तरीके से कुछ डिज़ाइन करेंगे तब ना, तो उसको क्या करना है, डेवलप करेंगे, वहाँ पे एक डैम बना देंगे या रिजर्वियर बना देंगे, जिससे क्या होगा, पानी पास होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो कैसे हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, तो इस चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हम लोग करें। जैसे अब आपके पास रिसोर्सेस है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल लॉस्ट, गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एज एन एग्जांपल, आपके पास पैसा है भाई साहब, उसको फ्यूचर गलती से आपके पास 10 लाख का लॉटरी लग गया एग्जांपल के तौर पे, अब क्या करें, 10 लाख का लॉटरी लग गया, अब एग्जांपल के तौर पे इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज नहीं करोगे, गए 10 लाख है भैया, चलो खा पी के ख़त्म कर देते, चला गया। अब यही एक वाइज इंसान क्या करेगा, इसको बढ़िया से क्या करेगा, मैनेज करेगा। मीन्स यही करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ हम लोग इसको इन्वेस्ट करें, सर्वे करेंगे किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर इसको मैनेज करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट गेन, तब हम लोग आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बस सेम तरीका इसमें रिसोर्स प्लानिंग में अपनाया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस पे हम लोग ध्यान देंगे, फिर इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे ताकि रिसोर्सेज को हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और सेव कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये रिसोर्स प्लानिंग काम आता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंड एज रिसोर्सेज, ज़मीन। ज़मीन भी आपका एक भाई साहब रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि लैंड ही तो सपोर्ट करता है। अगर हम लोग देखें तो धरती पे हम लोग कहाँ, ज़मीन पे ही है ना, आसमान पे तो है नहीं भाई साहब, हवा में तो चल नहीं सकते। तो लैंड क्या करता है, सबसे पहले ये फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। आप रिसोर्सेज के अंदर फॉरेस्ट आता है तो वो कहाँ पे रिलाई करता है, वो आपका लैंड पे रिलाई करता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है लैंड आपका। उसके बाद सेटलमेंट्स, मीन्स हम लोग रह भी रहे हैं या तो गांव बसाया, घर बसाया, जो भी है हम लोग आखिर लैंड पे ही ना कर रहे, तो लैंड भी एक रिसोर्सेज है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी तो लैंड पे ही करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लैंड इज़ अ रिसोर्सेज। तो लैंड एक रिसोर्सेज है। सिंपल भाषा में हम लोग बोलेंगे ज़मीन एक संसाधन है, जिस पे और भी अलग अलग टाइप के संसाधन हैं जो हर एक संसाधन को सपोर्ट करता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे रिन्यूएबल हो, चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। सब रिसोर्सेज आपको कहाँ मिलेगा, ये लैंड पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर लैंड डिग्रेडेशन, अब देखिए भाई सब, लैंड जब रिसोर्सेज के तरीके सारे रिसोर्सेज को सपोर्ट करता है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो डिग्रेड होने के पीछे इसके बहुत सारा कारण है। धीरे धीरे लैंड का क्या हो रहा है, फर्टिलिटी घटते जा रहा है। फर्टिलिटी मतलब अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, AGRICULTURE, खेती अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, उसका फर्टिलिटी घटते जा रहा है। या तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा, घटते जाएगा उसका। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन होता है। देखो इसका मेजर काउज क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का मेजर काउज क्या है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन करने से इसके कारण क्या होता है। अगर हम लोग देखिए एक पेड़ है, एज एन एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्री है, उसका जड़ क्या है, आपका ज़मीन को जकड़े हुए रहता है, ज़मीन को क्या पूरा का पूरा उसका जड़ पकड़े हुए रहता है। अब भाई साहब कभी पानी आया तो उसको बहा के ले जाए, जिसको सॉइल इरोजन हम लोग बोलते हैं। ऊपर का लेयर मिट्टी बढ़ते जा मतलब बह जाता है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं हम लोग। तो इससे मिट्टी को भी प्रॉब्लम आते हैं, रिसोर्सेज घटे। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग मीन्स
हम लोग मवेशी वगैरह अगर पालते हैं, मवेशी पालते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, चराने के लिए ले जाते हैं गाइस। तो उसको अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे अगर हम उसको ले जा रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा जो घास वगैरह है सारा चीज़ हट जाएगा। तो वहाँ का भी तो ऊपरी लेयर क्या हो सकता है, हट सकता है लैंड का ऊपरी लेयर, दैट्स द प्रॉब्लम। उसके बाद माइनिंग, जो हम लोग माइनिंग किए जा रहे हैं, मतलब खोद खोद के ज़मीन क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जैसे कोल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जैसे अभी बोकारो स्टील सिटी सब में, सब जगह पे बहुत ज़्यादा माइनिंग चलते रहता है। इधर कोडरमा वगैरह कहीं भी चले जाओ तो बहुत जगह पे माइनिंग चलते रहता है। तो माइनिंग के कारण क्या हो रहा है भाई साहब, लैंड डिग्रेड होते जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बहा दे जा रहे हैं या तो उसको कहीं भी फेंक दे रहे हैं। तो ये सब मेन काउज है आपका लैंड डिग्रेडेशन के कारण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट आर द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मेन काउज क्या है, तो यू विल हैव टू राइट द आंसर। द मेन काउज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन आर, द फर्स्ट वन इज deforestation, second one is overgrazing, third one mining, and the fourth one is industrial waste. Moving ahead, how to save land. अगर land as a resources, हर एक resources को वो support करता है तो हम लोग को फ़र्ज़ बनता है भाई सब इसको बचाना। तो how can we conserve, तो इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बचाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ पौधा लगाइए भाई साहब ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ पौधा काट के ख़त्म कर दें। तो अफॉरेस्टेशन का मतलब जितना से जितना पेड़ हम लोग क्या लगा सकते हैं। पढ़े नहीं है, मोटो भी चलता रहता है, प्लांट अ ट्री, प्लांट अ ट्री, दैट्स अफॉरेस्टेशन। उसके बाद कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, अगर मवेशी एक जगह पे ले जा रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, वो मवेशी को एक ही प्लेस पे नहीं ले जाना, उसको अलग अलग जगह पे ले जाना ताकि वहाँ का फर्टिलिटी भी बना रहे, वो ज़मीन अच्छे तरीके से रह सके। उसके बाद प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अगर वेस्ट है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, कहीं पे डाल दे रहे हैं, हटा के उसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज करके फिर से उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते। भाई साहब मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं आपके। आपका जो वेस्ट मिलता है, घर का वेस्ट मिलता है या कुछ भी वेस्ट मिलता है, उसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से रख दें तो क्या हो सकता है, उसको डिकम्पोज कर लेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज करके उसको फर्टिलाइज़र में, मैन्योर में उसमें कन्वर्ट कर देगा। फर्टिलाइज़र तो आपका मैनमेड हो गया, लेकिन उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा तो वहाँ का लैंड और ज़्यादा थोड़ा सा फर्टाइल हो जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग मतलब सोच बूझ के समझ तरीके से अच्छे से करना, मतलब हम लोग का नीड्स भी पूरा हो जाए। सस्टेनेबल का मतलब हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग का नीड्स भी पूरा हो जाए भाई साहब, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम इससे ना हो। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइनिंग इस तरीके से करेंगे ताकि क्या हो कि हम लोग का अभी जो फ्यूचर नीड्स है वो भी बचा रहे और अभी का नीड्स वो भी पूरा का पूरा फुलफिल हो जाए। नाउ सॉइल एज ए रिसोर्सेज। अब मिट्टी भी आपका एक रिसोर्स के तरीके से काम करता है भाई साहब। अभी लैंड देखे तो मिट्टी भी एक रिसोर्स के तरीके से काम करता है। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका उठता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यू विल हैव टू राइट द आंसर, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म। लेकिन ये 1000 साल से भी ज़्यादा लेता है बनने के लिए। अभी आपको बताया था। सबसे पहले देखिए हम लोग इसका लेयर डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉप सॉइल, सबसे ऊपर का आ जाता है आपका टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और प्लांट ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है, टॉप सॉइल। तो अभी हम लोग जो देखें डिफॉरेस्टेशन या सॉइल इरोजन देखें तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है भाई साहब, इससे जो टॉप लेयर है वो क्या करता है, बह के चला जाता है। आपको यहाँ पे रूट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, रूट्स जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ओवर ग्रेजिंग देखें, ओवर ग्रेजिंग करेगा तो भाई साहब यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर से ये हट जाएगा। तो ऊपर का जो टॉप लेयर है वो क्या करेगा, ईजिली बह सकता है, या तो विंड से हवा से बढ़ जाए या तो पानी से बह जाए। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन इसके कारण भी होता है, कटता है। सॉइल इरोजन इसके कारण भी होता है। तो लैंड रिसोर्सेज इसके कारण भी कम होते जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब सॉइल कंटेन लेस ऑर्गेनिक मैटर मोर क्लेई मिनरल्स। इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद पारेंट मटेरियल्स पार्सली वेदर्ड रॉक एंड मिनरल्स, यहाँ पे आपको पत्थर मिल जाएगा और मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे माइनिंग करके हम लोग क्या बोले थे, रिसोर्स निकालते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एट द एंड आपको बेड रॉक मिलेगा जिसपे सॉलिड ब्लॉक रेयर है। तो आपको पूछा जाए सॉइल रिसोर्सेज है तो यू विल हैव टू आंसर दैट यस, सॉइल इज अ रिसोर्सेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द आंसर इज सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, अभी हम लोग देखें सॉइल अगर रिसोर्सेज है तो किस किस का टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में पाया जाता है। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, देन आफ्टर ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सब सॉइल इंडिया में आपका पाया जाता है अलग अलग जगह पे, सबको क्वालिटी अलग है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू दिल्ली में आपको क्या, यहाँ न्यू दिल्ली से गुजर रहा है, ये आपका कौन सा है, फॉरेस्ट सॉइल। आपको फिर बाद में ये डेजर्ट सॉइल आपका इस वाले एरिया में, गुजरात, राजस्थान वगैरह इस वाले एरिया में आपका मिल जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक सॉइल मुंबई में, जहाँ कॉटन कपास का खेती ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद रेड और येलो सॉइल मीन्स यहाँ पे आपका हैदराबाद साइड में मिल जाएगा, बेंगलोर में मिल जाएगा। उसके बाद चेन्नई में भी आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट सॉइल। फिर आता है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल इसी को बोला जाता है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल आपको मोस्टली देखिए यहाँ से लेके पूरा हर जगह पे आपको एलुवियल सॉइल दिख जाएंगे। तो ये अलग अलग सॉइल का टाइप्स है, अलग अलग उसका क्वालिटी है। जैसे ब्लैक सॉइल में हम लोग कॉटन कपास उगा सकते हैं, एलुवियल सॉइल में हम लोग किसी भी तरीके का प्लांट्स उगा सकते हैं जिसमें बेटर ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग सॉइल का अलग अलग टाइप्स भी है, अलग अलग क्वालिटी है। वी विल डिस्कस इफ़ इट इज़ इन द चैप्टर, अगर हो तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए सॉइल अगर रिसोर्सेस है तो भाई साहब सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन अभी आपको हम बताए थे, सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। व्हाट इज सॉइल इरोजन, तो यू विल हैव टू राइट द आंसर, द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल इज कंसिडर्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मेन काउज क्या है, सॉइल इरोजन का मेन काउज है विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये तीनों सॉइल इरोजन का मेन कारण है। कैसे है वो हम लोग देखते हैं। विंड कैसे है, अगर क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी प्लेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है, हाँ कहीं पे क्या हो जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है। जैसे ये वाला एक जगह पे एरिया पे क्या हो जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है। तो यहाँ का मिट्टी ऊपर का टॉप लेयर क्या हो सकता है, इजीली अगर हवा भी चले तो उसके साथ उड़ के आगे जा सकता है, ये प्रॉब्लम होता है। अब वाटर से भी यही प्रॉब्लम होगा कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर हुआ, यहाँ एज एन एग्जाम्पल, यहाँ हम लोग क्या कि यहाँ का मिट्टी हम लोग हटाएं और डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हुआ, देखिए पेड़ वगैरह काटा गया और यहाँ से सारा ऊपरी लेयर से हर चीज़ को हटा दिया, तो पानी अगर यहाँ से बहा तो क्या करेगा, अपने साथ टॉप लेयर को बहा के ले जाएगा। तो ये मिट्टी आपके लिए क्या होगा, यूज़फुल नहीं बचेगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव का एक्टिविटीज़ के कारण। अब भाई साहब मानव का एक्टिविटीज़ में अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहा है तो कर कौन रहा है, ह्यूमन कर रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन कर रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे आधुनिकीकरण कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, आधुनिकीकरण। उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ पौधा हटा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहा है, तो वहाँ से हर एक चीज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो इसके कारण भी हट रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। दिस इज द मेन काउज। सॉइल कंजर्वेशन, जब काउज हम लोग देखें, प्रॉब्लम हम लोग देखें, तो इसका सोल्यूशन भी होगा। अगर प्रॉब्लम देखें तो इसका सोल्यूशन भी होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से एक सवाल आपका उठता है, हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल इरोजन, या तो सॉइल को कैसे हम लोग कंजर्व, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो देयर आर सम वेज। द फर्स्ट वन इज प्लांटेशन। द मोर यू प्लांट द सॉइल विल बी कंजर्व्ड। जितना हम लोग प्लांटेशन करें, जितना प्लांटेशन करते जाएंगे तो क्या होगा, प्लांटेशन करने से क्या होगा, सॉइल कंजर्व होगा, मतलब उसके जड़ जाके उसको कैप्चर कर लेगा, पकड़ के रखेगा, तो क्या होगा, वहाँ से सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल उड़ के आगे पीछे नहीं जाएगा, तो क्या होगा, टॉप लेयर अच्छी तरीके से आपका सेटल होगा। द फर्स्ट वे इज ट्री प्लांटेशन। द सेकेंड वे इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग यूजुअली हर जगह पे नहीं होता, तो ये जो हिली एरियाज होता है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। टेरेस फार्मिंग यूजुअली कहाँ होगा, हिली एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में हो जाएगा। तो हिली एरियाज़ में होगा मीन्स जहाँ पहाड़ वगैरह हो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करेंगे। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे इसमें आ जाता है प्लांट रोटेशन,
या तो प्लांट को हम लोग एक सही तरीके से लगाएं या तो अलग अलग टाइप्स का प्लांट हम लोग यूज़ करें। दैट्स कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग, मीन्स एक लाइन में अच्छे तरीके से प्लांटेशन करना। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स हम लोग लगाएंगे। तो ये सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या था क्वेश्चन आपका, हाउ कैन वी कंजर्व द प्लांट्स। तो यू कैन राइट द आंसर, वी कैन कंजर्व द प्लांट थ्रू दिस वेज। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, वी कैन कंजर्व द प्लांट थ्रू ट्री प्लांटेशन, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्स। हियर इज द एग्जाम्पल, ट्री सेव सॉइल फीचर, यहाँ आपको मिल जाएगा ट्री प्लांटेशन का एग्जाम्पल। ये टेरेस फार्मिंग आप देख लीजिए ऐसे होता है हिली एरियाज़ में। ये आपका हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग, लाइन वाइज क्रॉप रोटेशन करने से भी आपका बचता है सॉइल, वहाँ का फर्टिलिटी बना रहता है। उसके बाद ये आपका दिख जा रहा है शेल्टर बेल्ट्स, मीन्स यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बस पेड़ पौधा लगा दिए। हेल्दी सॉइल हेल्दी फ्यूचर, कंजर्व टुडे सस्टेन टुमारो। जितना सॉइल आपका हेल्दी होगा भाई साहब, हम लोग का फ्यूचर उतना ही हेल्दी होगा। और जितना हम लोग आज बचाएंगे, जितना आज हम लोग रिसोर्सेज को बचाएंगे, उतना आने वाला फ्यूचर उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, ताकि उन लोग भी वंचित ना रहे। तो फाइनल समरी इस चैप्टर में हम लोग देखें क्या, इस चैप्टर में यूजुअली हम लोग क्या देखें, रिसोर्स क्या बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, विदाउट रिसोर्स तो कोई सस्टेन कर ही नहीं सकता। इसीलिए ना पहला स्लाइड में हम लोग क्या देखा, व्हाट इफ़। पहला स्लाइड में क्वेश्चन क्या था, व्हाट इफ रिसोर्सेज, what is resources exhaust in one day या tomorrow, एक दिन या टुमारो, आज एक दिन में रिसोर्स ख़त्म हो जाए या कल जाके रिसोर्स ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो भाई साहब इसका आंसर तो आप कर सकते हो, क्या हो सकता है। आई होप ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हम लोग देखें। उसके बाद यूज़ देम वाइजली, उसको कैसे हम लोग रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम लोग बहुत सारा वेज देखें, रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, लैंड और सॉइल ये मेन रिसोर्सेज में आता है। सॉइल इज़ द मेन रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉइल इज़ द मेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये आपका रिन्यूएबल नहीं लेकिन मेन रिसोर्सेज में ये आपका आ जाएगा। फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने, कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं वो भी हम लोग देखें। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर सेव रिसोर्सेज टुडे, रिसोर्स को आज बताएं तो कल आपका जाके फ्यूचर अच्छा रहे, आने वाला जनरेशन किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। आई होप आप लोग कमेंट करिए, आई विल प्रोटेक्ट द नेचर, क्योंकि भाई साहब नेचर को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर ना रहे तो हम लोग नहीं रहे। बोला जाता है ना कि प्रकृति को अगर हानि पहुँचे तो इनसे पूरा जो है ना जीव सब पे हानि पहुँचता है। अभी देख लीजिए मौसम का जो अभी चेंजमेंट आ रहा है वो भाई साहब प्रकृति को जो हम लोग क्षति पहुँचा रहे हैं ना उसके कारण ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति को अगर हम लोग कुछ दे रहे, टिट फॉर टाइट, मतलब जो आप दोगे वो ऐसा आपको मिलेगा, मतलब जैसा कर्म वैसा धर्म, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो भाई साहब प्रकृति के साथ आज हम लोग खेल रहे हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ खेलेगा ना। आज देख लीजिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, 43 डिग्री सेल्सियस, और कितना कितना बढ़ते ही जा रहा है। तो इतना डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो इतना प्रॉब्लम होते जा रहा है। उसके बाद बिन मौसम बरसात ये सब। सो चैप्टर अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू, एंड कमेंट आई विल प्रोटेक्ट द नेचर, थैंक यू।